फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर तो किसी भी सरफेस का संबंध दो तथ्यों से होता है। अगर एक सरफेस है, उसका संबंध जिन दो तथ्यों से है वो एक है एरिया और दूसरा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया और एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में दो फैक्टर होते हैं। एरिया वेक्टर एक सदिश राशि है तो इसमें दो तथ्य होते हैं। एक तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। यानी कोई भी वेक्टर हो, उसमें दो भाग होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड के रूप में सरफेस का जो एरिया होता है वही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन उस सरफेस पर नॉर्मल डाल दें तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर में दो भाग हो गए, एक हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो होगा एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एलॉन्ग द नॉर्मल ऑन द सरफेस। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है इस एरिया वेक्टर का, वो परिमाण उस सरफेस के एरिया के बराबर होता है जिसके लिए हम एरिया वेक्टर देखते हैं, और दिशा उसी सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल के एलॉन्ग होता है जिस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखते हैं। तो क्या हो गया कि एरिया वेक्टर किसी सरफेस से संबंधित होता है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण, उस सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा उस सरफेस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है। तो ये क्या हुआ, सरफेस का संबंध एरिया से है और एरिया वेक्टर से है। एरिया को आप जानते हैं, हर सरफेस का अपना एक एरिया होता है। अब एरिया वेक्टर की बात आती है तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसमें दो भाग होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसा कि हर वेक्टर में दो भाग होते हैं तो एरिया वेक्टर में भी दो भाग होंगे। मैग्नीट्यूड जो होता है उस सरफेस के क्षेत्रफल के बराबर होता है और डायरेक्शन क्या होता है, उसी सरफेस पर खींचे गए लंब के एलॉन्ग होता है। तो आइए एरिया वेक्टर में कुछ लिखते हैं। एरिया वेक्टर क्या, क्षेत्रफल सदिश। क्या हो गया, एरिया वेक्टर का संबंध किसी सरफेस से होता है। क्या लिखे, क्षेत्रफल सदिश का संबंध किसी सतह से होता है, सतह सरफेस से होता है। यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड उस सरफेस, उस सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा दिशा उस सतह
पर खींचे गए अभिलंब नॉर्मल की दिशा में होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर का संबंध एरिया वेक्टर का संबंध किसी एक सरफेस से होता है, सतह से होता है, और यह एक सदिश राशि है। इसका परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा उस सतह पर खींचे गए नॉर्मल के एलांग होता है। जैसे ये हमने एक सतह ले लिया, इस सतह के लिए एक क्षेत्रफल वेक्टर होगा, एक एरिया वेक्टर होगा। इस एरिया वेक्टर का जो परिमाण होगा इस सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और दिशा इस सतह पर जो हम नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल खींचेंगे तो ये नॉर्मल क्या बताएगा, उस एरिया वेक्टर की दिशा बताएगा, और ये इस सतह का क्षेत्रफल क्या बताएगा, उस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण बताएगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं एक सर्कुलर सतह है, ये जैसे रेक्टेंगुलर सतह है तो ये सर्कुलर सतह है, और इस सतह का क्षेत्रफल a है तथा इस सतह पर ये खींचा गया नॉर्मल है। तो नॉर्मल की दिशा को दिखाने के लिए हम n कैप का उपयोग किए हैं। n कैप का आशय है एक यूनिट वेक्टर इस नॉर्मल के एलांग। n कैप का मतलब होता है एक एकांक वेक्टर इस नॉर्मल के एलांग। तो अगर हम इस सतह से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर को लिखना चाहें तो वेक्टर a लिख दिए, और वेक्टर a में क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो परिमाण क्या है, अगर इस सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर सतह या वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल a है तो a क्या बताएगा, इस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण बताएगा, और दिशा n कैप से हम दिशा दिखा देंगे, क्योंकि n कैप किसकी दिशा बता रहा है, इस नॉर्मल की दिशा को बता रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यदि a क्षेत्रफल वाले किसी सतह से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर a हो तो सतह का क्षेत्रफल a, क्षेत्रफल वेक्टर a का परिमाण होगा, और इस सतह पर खींचे गए की दिशा से प्रदर्शित किया जाए तो क्षेत्रफल वेक्टर a इज इक्वल टू परिमाण a इंटू दिशा n। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। और एक चीज़ और, चूँकि क्षेत्रफल वेक्टर का उपयोग हम गॉस थ्योरम में करते हैं, आगे हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसी में इस क्षेत्रफल वेक्टर का उपयोग होगा। तो गॉस थ्योरम एक बंद सतह के लिए है, गॉस थ्योरम एक बंद सतह के लिए है। तो ऐसी स्थिति में उस बंद सतह से बाहर की ओर जो लंब डाला जाएगा वही लंब क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये एक गोलीय सतह है, गोलीय सतह है, और इसी को हम बंद सरफेस कहते हैं। कौन सा सरफेस, बंद सतह, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कहते हैं। तो इस क्लोज सरफेस पर मान लेते हैं इतना एरिया हम ले लिए, इतना सतह ले लिए, एक फुटबॉल की तरह बंद सतह है गोलाकार, और इस गोलाकार सतह पर छोटा सा क्षेत्रफल DA ले लिए। तो इस छोटे से क्षेत्रफल DA के लिए एक एरिया वेक्टर होगा, एक क्षेत्रफल वेक्टर होगा। उस क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण तो हमारे पास DA है, और दिशा क्या हो जाएगी, इसी पर, इसी सतह पर लंब खींचेंगे, और बाहर की ओर इस सतह पर दो लंब हो सकते हैं, एक लंब अंदर की ओर खींचा जा सकता है, एक लंब बाहर की ओर खींचा जा सकता है। तो जो बाहर की ओर लंब होगा वही लंब क्या होगा, इस सतह DA से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन मेन ये वाला होगा, इसको हम n कैप से लिखें तो क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल वेक्टर DA, क्षेत्रफल वेक्टर DA इक्वल टू क्या लिखेंगे,
डी ए परिमाण, इसका क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई एन कैप। एन कैप इस सतह पर खींचा गया लंब, जो बाहर की ओर लंब खींचा जा रहा है वही लंब क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल वेक्टर डी ए का परिमाण हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल वेक्टर को देखें। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने के बाद हमारे पास तमाम तरह के सतह आएंगे, अनेक प्रकार के सतह आएंगे, सरफेस आएंगे। उसके लिए हमको क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा देखनी होगी, उसका परिमाण देखना होगा। तो जैसे एक बेलनाकार बंद सरफेस है, बेलनाकार बंद सरफेस है, इसके सर्कुलर बेस का क्षेत्रफल ए है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए कि सर्कुलर सतह, वृत्तीय सरफेस, क्या कहा जाए कि वृत्तीय सरफेस, वृत्तीय सतह के लिए क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण। तो अब ए का मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिमाण कितना हो गया, 4 हो गया। और दिशा क्या हो गया, इस सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो इधर तो अंदर की ओर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। और ये किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस के अनुदिश। अगर इस बेलनाकार सतह को हम एक्स एक्सिस के अनुदिश कर दें तो इस क्षेत्रफल वेक्टर के लिए या इस वृत्तीय सतह के लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर बनेगा उसकी दिशा एक्स एक्सिस के एलांग होगा, और एक्स एक्सिस के एलांग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया इक्वल टू 4i। अगर इस राउंड वाले वक्र तल पर क्षेत्रफल वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो वक्र तल ये है, इस पर ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं, तो इस पर जो नॉर्मल खींचेंगे वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। और इसका एरिया अगर डी ए मान लें तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस छोटे से एरिया को डी ए भी लिख सकते हैं, और वाई अक्ष के अनुदिश दिशा क्या हो जाएगी, जे कैप। तो डी ए जे कैप। और इस डी ए का मान अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या लिख देंगे, डी ए इक्वल टू 2 परिमाण हो गया और दिशा क्या होगी, जे कैप। इस प्रकार से तमाम प्रकार के सतह हमको गॉस थ्योरम में देखने के लिए मिलेगा। तो हर सतह के लिए क्षेत्रफल वेक्टर होगा, उसका कुछ परिमाण होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, घन कोण। तो इसके पहले हम प्लेन कोण, समतल कोण के विषय में जानते थे। ये एक मान लेते हैं हम हमारा वृत्तीय लूप है, और इस सर्किल के छोटे से आर्क, जिसको हम डी एस कह सकते हैं, तो छोटे से चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। और यहाँ पर हम एक गोला ले रहे हैं, एक गोला ले रहे हैं। तो चूंकि जो सर्किल होता है वो 2 डायमेंशन होता है, जैसे एक सिक्का 2 डायमेंशन है और एक कांच की गोली 3 डायमेंशन है। तो सर्किल जो वृत्त है वो 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन में आर्क होता है। और इस पूरे गोले के छोटे से सतह को लेते हम इसको ds कहते हैं। ये छोटा सा सतह ds और छोटा सा पार्ट इस सर्किल का आर्क चाप। तो ये छोटा सा आर्क इस सेंटर पर जो कोण बनाता है वो प्लेन कोण होता है, उसको हम थीटा से लिखते हैं। इसी तरह से कोई सतह अगर किसी बिंदु पर कोई कोण अंतरित करता हो तो वो कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। जैसे ये हमारा ये सतह है और ये सतह इसके केंद्र पर कोण अंतरित करता है। आर्क जो है केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो प्लेन कोण होता है, समतल कोण होता है। तो ये हो गया हमारा समतल कोण थीटा, और ये हो गया हमारा घन कोण जिसको कहेंगे डी ओमेगा, घन कोण डी ओमेगा। तो किसी सतह द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो होता है वो घन कोण होता है, और किसी लाइन द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो होता है वो समतल कोण होता है।
तो घन कोण की क्या परिभाषा हो गई कि किसी सतह सरफेस द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, घन कोण कहलाता है, तथा सतह से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बिंदु को सतह से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये एक छोटा सा सतह ले लिए, ये सतह किसी बिंदु पर एक घन कोण अंतरित करेगा इस तरह से, ये कोण की तरह बनेगा, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इस बिंदु को सतह से जो मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन इस सतह पर खींचे गए लंब के अनुदिश होनी चाहिए। ये सतह हो गया जिसका क्षेत्रफल ds है, और इस पर लंब खींचा गया है n कैप के डायरेक्शन में। तो इस बिंदु P को अगर हम इस सतह से मिला रहे हैं तो सतह से मिलाने वाली रेखा ये हो गई, और इसका डायरेक्शन क्या है, सतह पर खींचे गए लंब के अनुदिश, या कह लें कि इस सतह संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश। तो सतह संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया, ds वेक्टर, और इसकी दिशा क्या हो गई, n कैप के डायरेक्शन में, इस पर लंब के डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, घन कोण के लिए ये आवश्यक होता है कि सतह पर खींचा गया नॉर्मल सतह से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना चाहिए। ये एक छोटा सा सतह है, इस तरह से रेक्टेंगुलर सतह है, आयताकार सतह है, यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु P। तो ये आयताकार सतह की सीमा को जब हम इस बिंदु से मिलाएंगे इस तरह से, तो इस पर एक कोण अंतरित करेगा। यही कोण क्या होता है, घन कोण होता है, d ओमेगा, ये क्या हो गया, घन कोण। और इसके लिए आवश्यक है कि इस सतह पर खींचा गया लंब ये होगा, और ये दिशा किसकी होगी, इस सतह पर खींचे गए लंब की दिशा क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। यानी ये दिशा क्या हो गई, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। और इस बिंदु को इस सतह से मिलाने वाली जो रेखा है, ये r वेक्टर, ये भी लिख देंगे वेक्टर r। तो वेक्टर r तथा n कैप की दिशा एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तभी ये वेक्टर, तभी ये सरफेस के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित घन कोण होगा। अगर ये दिशा एक ही नहीं होगी, इस रेडियस वेक्टर r तथा क्षेत्रफल वेक्टर a की दिशा क्या होगी, n कैप के बीच यदि थीटा कोण बने तो ऐसी स्थिति में इस DA के द्वारा P पर अंतरित कोण, तो DA के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण DA cos थीटा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। ठीक, अगर क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर आर की दिशा, वेक्टर आर क्या है, इस पॉइंट P को क्षेत्रफल या सतह से मिलाने वाली रेखा की दिशा है,
P को इस सतह से मिलाने वाली रेखा जो है वो वेक्टर r से व्यक्त हो रही है, तो वेक्टर r और क्षेत्रफल वेक्टर a की दिशा एक ही है, तब तो a के द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण d ओमेगा होगा। अगर दिशा एक ही नहीं है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम क्षेत्रफल वेक्टर a के द्वारा बिंदु P पर जो अंतरित कोण होगा वो a cos थीटा के द्वारा अंतरित कोण के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा पृष्ठ है DA क्षेत्रफल का, ये पृष्ठ DA क्षेत्रफल का है, और इस पृष्ठ के संगत, इस सतह के संगत जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये DA है। क्या है? DA है। और अब DA क्षेत्रफल वेक्टर DA की दिशा कैसे निकालेंगे? इस सतह पर लंब खींच करके। तो इस सतह पर लंब ये खींचा गया है, तो ये लंब की दिशा हो गई। और हमको इस सतह के द्वारा इस बिंदु P पर कोण निकालना है, तो जो d ओमेगा होगा इस DA का cos थीटा निकालेंगे, DA का cos थीटा निकालेंगे। इस DA cos थीटा के द्वारा P पर जो अंतरित कोण होगा वही d ओमेगा होगा। इस बिंदु P को इस सतह से हमने मिलाया तो ये वेक्टर r बन गया। तो वेक्टर r की दिशा तो ये है, लेकिन इस सतह के संगत जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा ये है। तो अब इस सतह के द्वारा इस बिंदु P पर अंतरित कोण निकालना होगा, तो DA का कंपोनेंट निकालेंगे इस r वेक्टर के एलांग। तो r वेक्टर के एलांग कंपोनेंट निकाल दीजिए DA cos थीटा, और DA cos थीटा जो होगा वो ये होगा, DA cos थीटा ये होगा। तो इसके द्वारा अगर हम इस बिंदु P पर अंतरित कोण निकाल लिए तो वही हो जाएगा इस सतह के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी DA ये वाला है, DA ये ओरिजिनल है, और इसका कंपोनेंट ये DA cos थीटा, ये DA cos थीटा है। और DA cos थीटा के द्वारा इस बिंदु P पर जो अंतरित कोण d ओमेगा होगा वही इस हमारे DA के कारण केंद्र पर अंतरित कोण होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे गोला केंद्र पर 4 पाई डिग्री का एंगल अंतरित करता है और वृत्त केंद्र पर 2 पाई कोण अंतरित करता है। तो ये एक है वृत्त और दूसरा है गोला। ये सिक्के की तरह वृत्त है और ये फुटबॉल की तरह गोला है। तो इसकी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या r है। तो हम जानते हैं समतल कोण बराबर समतल कोण थीटा लिखें तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं? ये चाप आर्क dl बटा रेडियस r, ये लिखते हैं। और यहां पर अगर घन कोण लिखें, घन कोण क्या होगा? d ओमेगा, यहां पर d थीटा लिख लेते हैं, d थीटा इक्वल टू, ये आर्क के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है इसलिए r की लंबाई बटे रेडियस लिख लिए। और यहां पर सतह के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है तो सतह का लंबाई नहीं क्षेत्रफल होता है, तो क्या लिखेंगे? इस क्षेत्रफल ds, अगर इसका क्षेत्रफल हम ds मान लें, ds, तो ds बटा, अब ये क्षेत्रफल है तो यहां पर r स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घन कोण का भी कोई मात्रक नहीं होता है और समतल कोण का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो ds चूंकि क्षेत्रफल है तो r का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, ये भी क्षेत्रफल का मात्रक होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मात्रकहीन होगा जो कि होता है। और यहाँ पर dl लंबाई है तो लंबाई का मात्रक रखेंगे और रेडियस को रखेंगे क्योंकि रेडियस का मात्रक भी वही होगा जो लंबाई का मात्रक होगा। तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर छोटे से कोण d ओमेगा के लिए ds अपान r स्क्वायर रख लिया, और यहाँ पर छोटे से समतल कोण d थीटा के लिए हम dl अपान r रख लिए। अब पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालें तो क्या लिखेंगे? पूरे वृत्त के द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा परिमाप होगा यहां पर, तो 2 पाई आर डी एल अपान आर। तो 2 पाई आर क्या होगा, पूरा परिमाप हो जाएगा, तो डी एल की जगह 2 पाई और हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, या छोटा छोटा डी एल हम जोड़ेंगे तो पूरा 2 पाई आर आ जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 2 पाई आर और बटा आर, आर आर से कटा, क्या बचा 2 पाई। यानी ये पूरा वृत्त केंद्र पर समतल कोण अंतरित करता है वो 2 पाई आर करता है। अब यहाँ गोले की बात आती है, तो छोटा सा सतह इस केंद्र पर डी ओमेगा कोण अंतरित करता है, और ये छोटा छोटा सतह मिलकर के पूरा गोला बनाएगा, और पूरा गोला का अगर क्षेत्रफल निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या लिखेंगे, गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो क्या हो जाएगा, पूरे गोले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। क्या कर गया, क्या बचा 4 पाई। तो क्या देखें कि गोला पूरा केंद्र पर 4 पाई कोण अंतरित करता है, और पूरा वृत्त केंद्र पर 2 पाई कोण अंतरित करता है। तो इस तरह से हम समतल कोण और घन कोण को कंपैरिजन करके देख लिए कि समतल कोण क्या होता है, एक आर्क के द्वारा, एक लाइन के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण होता है, और घन कोण क्या होता है, एक सतह के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है। दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशियां हैं। समतल कोण को वृत्त से समझ लिए कि पूरा वृत्त केंद्र पर 2 पाई कोण अंतरित करता है, और घन कोण को हम गोले का एग्जाम्पल लेकर समझ लिए कि पूरा गोला केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, 4 पाई कोण अंतरित करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। इसमें अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।